हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेकर के हाई स्टैंडर्ड तक लेकर के जाएंगे, जहां पे बच्चे फाउंडेशन का भी तैयारी करते हैं। तो मैं मुकेश कुमार, यह फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग क्लास 9th में जो स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े थे वह क्या पढ़े थे कि जो मोशन हो रहा है वह मोशन वो फोर्स के कारण हो रहा है। तो उसमें हम लोग वो पढ़े थे कि इफेक्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इफेक्ट पढ़े थे। तो इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्स का इफेक्ट में क्या पढ़े थे कि वह फोर्स हमें क्या करके दे रहा है, वह मोशन, वह हमारा स्पीड को चेंज कर दे रहा है, स्पीड चेंज हो जा रहा है। और क्या हो जा रहा है उसका, वह रेस्ट में हम उसको ला पा रहे हैं। उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, फिर उसके शेप को चेंज कर पा रहे हैं। ये क्या था? इफेक्ट था। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे तो यह सब चीजें हो रहा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उसका कॉज क्या है, मोशन के होने का कॉज क्या है, वह चीज हमें यहाँ पे देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अब जैसे कि कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यह डिस्प्लेस हो जा रहा है, यहां से गया और ये बॉडी यहाँ पे पहुंच गया, फोर्स लगा है, यू वेलोसिटी से चला और ये यहाँ पे वी वेलोसिटी ये गेन कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है। अब जब स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि स्टेट चेंज जो हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, मतलब इसके पीछे कॉज क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉज क्या है, उसके पीछे फोर्स है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स ही वह कॉज है जिसके कारण स्टेट चेंज होता है। फोर्स इज द कॉज दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। कि फोर्स इज ए कॉज that changes force is the cause that changes the state of a body। ये फोर्स ही वह कारण है जिसके कारण बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि फोर्स जो है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वह क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वह होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ये हो गया हमारा यूनिट। और फोर्स के बारे में हम यह भी जानते हैं कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम कुछ फोर्स के बारे में देखें कि फोर्स कितने तरह के होते हैं। फोर्स जो है वो जनरली क्या है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जनरली हम लोग दो पार्ट में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो और उस पर फोर्स हमें इंप्लीमेंट होता हुआ दिखे, फील हो, तो उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, और इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। कांटेक्ट फोर्स में जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। उसके बाद टेंशन फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स या कह सकते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग फोर्स को कह रहे हैं कि एक है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक फोर्स, और एक है आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में लगता है प्रोटॉन के बीच में। बहुत सारे न्यूक्लियस में क्या आते हैं? प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। और एक वीक फोर्स होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जिसको वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा फोर्स का जनरली हमारा ये कैटेगरी है। अब
इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स के बारे में, टेंशन फोर्स के बारे में जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स तो समझ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आगे जाएगा तो फ्रिक्शनल का भी कंसेप्ट यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स हम कहते हैं, नॉर्मल फोर्स हम किसे कहें कि दो बॉडी जब फिजिकली कांटेक्ट में आता है तो एक बॉडी दूसरे पर एक फोर्स इंप्लीमेंट करता है जो कि परपेंडिकुलर उस पर लगता है, और दूसरा बॉडी भी उस पहले बॉडी के कांटेक्ट में जब आया तो वह उसको क्या किया, उस पर भी नॉर्मली फोर्स लगाया। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब ही है परपेंडिकुलर। जैसे एक ब्लॉक है, एम मास का कोई ब्लॉक है, एक टेबल पे रखा हुआ है ये। अब ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे एक फोर्स इंप्लीमेंट करेगा नॉर्मल, और यह जो टेबल है इस एम मास पर एक नॉर्मल फोर्स इंप्लीमेंट करेगा, और दोनों फोर्स जो है वह क्या है, इक्वल है, मतलब कि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यह अभी रुका हुआ है मैग्नीट्यूड उसका। अब यह रेस्ट में है, क्यों है ऐसे रेस्ट में? क्योंकि यहां पर क्या है कि यह दोनों रेस्ट में है, इसलिए क्योंकि अपर डायरेक्शन में और नीचे जो है वो दोनों सेम लग रहा है, इसलिए यह हमारा रेस्ट में। तो यहाँ पे नॉर्मल और ये हमारा नॉर्मल दोनों सेम। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, और एक सर्कुलर बॉडी है, यहाँ पे m मास है m1, यहाँ पे हमारा m2 मास है, यहाँ पे हमारा m3 मास है, और यहाँ पे हमारा m4 मास है। तो जब यहाँ पे हमारा हम m1, m2, m3, m4 किसी के लिए भी जब हम नॉर्मल फोर्स लगाना चाहेंगे तो यह बॉडी, यह जो ब्लॉक है वह इस पे नॉर्मल किस तरफ लगाएगा, ऊपर की ओर, और यह इसको सेंटर की ओर लगाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ये बॉडी रखा हुआ है, तो ये नॉर्मल किस तरफ लगा, कहां से जाएगा, ये क्रॉस करेगा सेंटर से होकर के। अब ये कहां से जाएगा, इस पे ये लगा है नॉर्मल, और यह भी किधर से होकर गुजरेगा, सेंटर से होकर के। फिर इस पे नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और ये सेंटर से होकर के यह ब्लॉक इस अर्थ पे इस तरफ से डायरेक्शन लगाया, तो सेंटर की ओर गुजरा, और फिर यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, और यह फिर इस तरह से। कहने का ये हुआ एग्जाम्पल कि जब अर्थ पे जो है कोई मास है, जैसे हम लोग हैं, कोई भी बॉडी है, तो उसका जो नॉर्मल फोर्स जो है वह किधर से होकर गुजरता है, अर्थ के सेंटर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को हम लोग क्या समझे कि कोई ब्लॉक जो है, कोई भी बॉडी जो है, उस बॉडी पर परपेंडिकुलरी जो फोर्स लगाता है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बोलेंगे कि वहां से जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल। सेकेंड है हमारा टेंशन फोर्स। क्या है? टेंशन फोर्स। सेकेंड है हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स बोलते हैं, हमारा जनरली लगता है स्ट्रिंग में या रॉड में, इस तरह की चीजों में लगता है। और यह कंडीशन होता है कि जब यह टेंशन फोर्स लगता है तो ये स्ट्रिंग या रॉड जो हो वह मासलेस हो। क्या हो? मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि वहां पे हमारा टेंशन फोर्स इंप्लीमेंट हुआ। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉब जो है एम मास का, इससे हैंग है, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ये टी, इस डायरेक्शन में। क्या लग रहा है? टी इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरह से अगर हमें एक एम मास के ब्लॉक को, यहाँ पे एक दूसरा मास है, ये m1 है, ये m2 है, और ये इस तरह से इससे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम जब टेंशन का बात करेंगे, ये इस तरह से इसको खींचेगा, तो यहाँ पे है इस m2 मास पे टेंशन किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। इस m2 मास पे इस डायरेक्शन में T1 लगा, और m1 मास पे इस डायरेक्शन में, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T2 ही रहेगा, और ये हमारा T3 इस डायरेक्शन। अब समझिए यहाँ पर है क्या। टेंशन के बारे में यह चीज जानना है कि टेंशन जो है वो हमें हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर उसका डायरेक्शन होता है। जैसे ये m2 मास है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में अवे, और इस पे स्ट्रिंग ये है तो अवे किधर है, इस डायरेक्शन में। या इसको आप लोग अम्ब्रेला रूल या छाता रूल, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बैठ गए और इस पर जब हम छाते को खोलेंगे तो क्या होगा, वो
ऊपर की ओर, तो डायरेक्शन क्या होगा टेंशन का, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। यहाँ पे बैठ गए तो इस डायरेक्शन में, ये एक बात है। दूसरा टेंशन के बारे में कि टेंशन में जो है एक स्ट्रिंग पे एक टेंशन होगा, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक ही टेंशन होगा। व्हेन स्ट्रिंग आर चेंजेस, जब स्ट्रिंग हमारा चेंज होगा, व्हेन स्ट्रिंग चेंजेस देन tension will be also changes, tension will be also changes। अब यहां पे देखिए M2 मास पे ये स्ट्रिंग है, तो यहां पे T1 टेंशन में लगा है। अब यहां से ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, तो इसलिए यहां पे हम T2 लिखें। इस M1 मास पे टेंशन जो है वो स्ट्रिंग तो एक ही है, इसलिए यहां पे जो टेंशन लग रहा है वही टेंशन यहां लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, अवे फ्रॉम द बॉडी टू इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन, और यहाँ पे T3 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा था टेंशन से रिलेटेड ये चीज कि टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, टेंशन हम कब इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम लोग देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि हमारा एफ नेट 0 हो तो एक्सेलेरेशन भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब एफ नेट का मतलब क्या है कि वह इक्विलिब्रियम में, एफ नेट मीन्स इक्विलिब्रियम में, और ए नेट का मतलब हुआ कि वो हमारा कौन सा पोजीशन में है, रेस्ट में है, मतलब कि स्टेट डज नॉट चेंज। ए नेट का मतलब हुआ कि स्टेट हमारा चेंज नहीं करेगा। अब जैसे कोई बॉडी है उस पर टोटल फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वह फोर्स जो है वो हमारा क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। कि कब इक्विलिब्रियम में जैसे ही होगा तो उस बॉडी में मोशन होगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक फोर्स है, एक एम मास का ब्लॉक है, और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हम इस पे देखते हैं कि इस पे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एफ नेट जब हम इस पे लिखे तो एक फोर्स लगा F1 और एक दूसरा फोर्स लगा F2, ये वेक्टर में है। अब F1 जो है वो हमारा 5 न्यूटन है और ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा 5 न्यूटन, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 0। एफ नेट 0 हो गया, इस कारण से इसमें कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यदि मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। कहने का ये मीनिंग हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो स्टेट उसका चेंज नहीं होगा, स्टेट डज नॉट चेंज, और यदि मोशन में है तो वह उस कंडीशन में भी वह क्या होगा, स्टेट उसका चेंज नहीं करेगा। अब ये मोशन जो है वह कैसा होना चाहिए, स्पीड उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जब उसका वेलोसिटी और स्पीड चेंज नहीं होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वह मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, और तभी जाकर के उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट होता है। तो एफ नेट जब हमारा 0 हुआ और एक्सेलेरेशन हमारा 0 हुआ तो उस कंडीशन में हम बोले कि वह हमारा क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। यही था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आए कि इनर्शिया जो है वह न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, इसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और यदि मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा, उसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। और उसका डायरेक्शन में भी हम कहते हैं कि वह उसके डायरेक्शन में भी, अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, तो उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं इनर्शिया हम किसे कहें, इनर्शिया हम आखिर बोलते किसे हैं? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह उसका नेचर है, वह इनर्शिया कहलाता है। अब इनर्शिया के 2 टाइप हम बोले, एक बोले रेस्ट ऑफ इनर्शिया, दूसरा बोले मोशन ऑफ इनर्शिया, और थर्ड बोले
डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया का क्या एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर में एक हम कार्डबोर्ड लेते हैं और उस कार्डबोर्ड के ऊपर में हम एक कॉइन रखते हैं। अब जैसे इस कार्डबोर्ड को हम क्लिक करेंगे तो ये कार्डबोर्ड तो आगे चला जाएगा, लेकिन कॉइन जो है वो नीचे गिलास में गिर जाएगा। यह कॉइन जो है रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण वह रेस्ट में रहना चाहा, ये मोशन में आ गया लेकिन वह नीचे नहीं गिर गया। उसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई आदमी बस में बैठा हुआ है और बस जैसे ही स्टार्ट हुआ, या बाइक पे बैठा हुआ है, जैसे ही बाइक स्टार्ट हुआ तो वह उस आदमी में क्या होता है कि वह पीछे की ओर, वह जो है वह किधर की ओर जाता है, जैसे ही वह स्टार्ट हुआ तो पीछे की ओर उसको झट लगता है कि हम पीछे की ओर गिर गए। ऐसा होता भी है। ऐसा क्यों होता है कि जब बाइक स्टार्ट होता है, बाइक जब जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ, इस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है और एक्सीलेटर पीछे की ओर और ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो जैसे ही एक्सीलेटर ज्यादा लेगा तो ये जो पर्सन है पीछे की ओर वह गिर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण ऐसा हुआ। मोशन ऑफ इनर्शिया में बस में बैठा हुआ चल रहा है और जैसे ही ब्रेक लगता है तो वह बॉडी क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण, क्योंकि उसके बॉडी का नीचे का जो पार्ट है वह मोशन में है और ऊपर का ही पार्ट मोशन में, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लिया गया तो ब्रेक लेने से क्या हुआ, नीचे का जो पार्ट है वह कंटेक्ट में रहने के कारण बिल्कुल डायरेक्टली वह तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है वह मोशन में ही रहना चाहता है और इसी मोशन में रहने के कारण वह अपने आप को आगे की ओर लेकर के चला जाता है और वह आगे की ओर फील करता है। इसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा जगह है जहां पे व्हील है और वहां पे मड है, मतलब काफी कीचड़ है, तो यह क्या करेगा कि इसको इस डायरेक्शन में फेंकने का कोशिश करेगा। तो अगर पीछे में कोई बंदा खड़ा है, बाइक चल रहा है या कार चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कभी कभी कि वह जो मड है वह इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। तो ये क्या एग्जांपल है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, कि वो क्योंकि यहाँ पे तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन जो है हमारा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे, हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चंस हमें यह बताएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ पे लग रहा है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इक्विलिब्रियम एफ नेट जीरो का कंसेप्ट को यूज करके हम लोग वहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक बॉक्स जो है 5 kg का एक स्ट्रिंग से बना हुआ है और एक स्ट्रिंग नीचे में है। फिर दूसरे कंडीशन में भी सेम M5 kg का ही बॉक्स है, एक टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और एक स्ट्रिंग आपका नीचे की ओर है। इस स्ट्रिंग को हम सडनली क्या करते हैं, सडनली इसे हम खींचते हैं और एक स्ट्रिंग को जो है इस सेकंड वाले कंडीशन में हम स्ट्रिंग को जो खींच रहे हैं वह स्लोली क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली धीरे धीरे खींच रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इस तरह से खींच रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, सडनली खींच रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि जब हम इसको सडनली खींचेंगे तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा, यही स्ट्रिंग या ये स्ट्रिंग, मतलब ये है आपका T1 स्ट्रिंग और ये है आपका T2 स्ट्रिंग। यहाँ पे आपका ये भी T1 और ये T2। स्लोली स्लोली खींचेंगे तो कौन सा स्ट्रिंग हमारा ब्रेक होगा, T1 या T2। तो देखिए जब हम स्लोली स्लोली करते धीरे धीरे जब खींचते हैं तो उस कंडीशन में यह हमारा रेस्ट में रहेगा और ये जो है T2 सेकेंड स्ट्रिंग जो है टेंशन जिस पर, वह स्ट्रिंग हमारा सबसे पहले ब्रेक होगा। ये स्ट्रिंग टेंशन T2 वाला स्ट्रिंग जो है वो सबसे पहले ब्रेक होगा। लेकिन जैसे ही सडनली हम इसको खींचते हैं तो यह जो है रेस्ट में ही रहेगा और टेंशन T2 वाला स्ट्रिंग नहीं टूट करके यह टूटेगा। क्यों? क्योंकि 5 kg पे तो टेंशन ऊपर की ओर लग ही रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है और जैसे ही अचानक हम इसको खींचते हैं सडनली तो कौन सा स्ट्रिंग हमारा ब्रेक होगा, T1 वाला स्ट्रिंग ब्रेक होगा। जबकि इसमें कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होगा, ये T2 वाला स्ट्रिंग ब्रेक होगा। यह हुआ किसके लिए, लॉ हमारा जो इनर्शिया था कंसेप्ट जो पढ़े थे वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे यह स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, यह T1 स्ट्रिंग वाला ब्रेक
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जब लोग चलते हैं। एक 2 kg का और एक 5 kg का मास इस पे है। आपको फाइंड करना है, फाइंड टेंशन फॉर बोथ स्ट्रिंग, find tension for both string to the equilibrium condition, to the equilibrium condition के लिए। equilibrium कहने का मतलब F net हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखिए 2 kg पे सबसे पहले हम इस 2 kg का FBD बनाएंगे। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जिस उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वह बॉडी किस पे फोर्स लग रहा है वो नहीं, उस बॉडी पे कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे 2 kg है, इसे हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये 2 kg का है। अब इस पे एक टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है जिसे हम T1 नाम दे देते हैं, और एक T2 लग रहा है नीचे की ओर। अब ये बॉडी 2 kg का जो है एक वेट mg जो है नीचे की ओर भी लगेगा, और mg का मतलब m है 2 और g का मतलब g, इसके हम लोग 9.8 या 10 लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 2g। अब जब हम इसको रिप्रेजेंट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एफ नेट 0 है तो जो टेंशन ऊपर है वह नीचे की ओर जो फोर्स है टोटल वो इक्वल होगा, क्योंकि यह रेस्ट में, ये टूट नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2g, ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। अब हम 5 kg मास के लिए हम FBD बनाते हैं, तो 5 kg मास के लिए जब हम FBD बनाएंगे, फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लिए, इसको हम 5 kg लिखें। अब यहाँ पे एक टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है जिसे हम इस तरह से T2 दिखाएं, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg, m से दैट इज 5 और g हमारा ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 5g, दैट इज T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज 50 न्यूटन। मतलब ये जो टेंशन T2 है उसका वैल्यू कितना आया, 50 न्यूटन। और यह जो T1 है, इस T2 का वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो T1 इज इक्वल टू 50 प्लस 2g इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 70 न्यूटन। तो ये हमारा 70 न्यूटन जो है इस टेंशन का वैल्यू आया T1, और T2 का जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन। तो T2 का कितना है, 50 न्यूटन, T2 का आया 50 न्यूटन। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेंशन है T1, यहाँ का वैल्यू 70 न्यूटन ज्यादा है कंपेयर टू टेंशन T2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ से 2 kg का भी और 5 kg का भी दोनों मास हैंग कर रहा है, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका नॉर्मली है, ऑब्वियस बात है कि T1 टेंशन जो होगा वो ग्रेटर होगा इस T2 से, और यहाँ पे हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बॉक्स है जो कि 5 kg का है, यह इस तरह से अटैच है इससे, और यह जो है इस पोजीशन पे अटैच। हमसे पूछ रहा है फिर से कि फाइंड टेंशन फॉर बोथ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन फॉर बोथ स्ट्रिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें टेंशन निकालना है। और यहाँ पे एक यह एंगल जो है वह हमें 37 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल पे ये टेंशन स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये 5 kg का ब्लॉक। तो सबसे पहले हम FBD बनाएंगे, फिर से 5 kg के बॉडी को एक पॉइंट मास ले लिए। अब इस पे एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं T। इस डायरेक्शन में एक लग रहा है दूसरा टेंशन, इसे T1 ले लेते हैं, इसे T2 ले टेंशन ले लेते हैं। और 5 kg है तो नीचे की ओर 5g तो लगेगा ही। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 37 है, तो अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से करें
और ये हमारा अगर 37 है तो निश्चित रूप से यह भी कितना होगा 37, और ये अगर हमारा 37 है तो कंपोनेंट हम कैसे ब्रेक करते हैं, टेंशन इस डायरेक्शन में है और एंगल जो है वह 37 इसके है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व जो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, हम कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताया था कि एफ नेट हमारा 0 होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम बोल भी रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन जो देखे थे हम लोग उसमें केवल एक ही डायरेक्शन था, मतलब कि एफ नेट हम लोग 0 कर दिए थे, वाई डायरेक्शन में था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेंशन जो है 2 डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है। जैसे ये T1 है तो इस कंपोनेंट को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका T1 cos 37 डिग्री। ये T1 जो है ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा हो गया T1 cos 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा ये T1 जो है यह हो जाएगा T1 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री। अब ये कैसे होता है कि जैसे ये एंगल है तो एंगल के इसी डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है उसको हम लोग कॉस लेते हैं, और उसके अपोजिट मतलब कि उसके अलावा जो दूसरा जो डायरेक्शन लेंगे वह साइन के टर्म में लेंगे, तो यह हो गया हमारा T1 sin 37 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। अब जब हम इसको ब्रेक कर दिए तो हमें तो चाहिए निश्चित रूप से cos 37 या sin 37 का। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसे हम 3, इसे 4 और इसे 5, और ये हमारा 37 है। तो हम यहाँ पे sin 37 डिग्री अगर निकालना चाहें तो हम sin 37 के बारे में क्या जानते हैं कि p/h होता है, तो p यहाँ पे क्या है 3 है और h क्या है 5 है, तो 3/5, और cos 37 जो है डिग्री वो क्या होता है b/h, तो 4/5 हो जाएगा। आइए अब हम इसे बैलेंस करते हैं, तो y डायरेक्शन मतलब T1 cos 37 T1 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5g। cos 37 क्या है हमारा 4/5, तो T1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5g, दैट इज 5 इंटू 10, सो T1 इज इक्वल टू 50 इंटू 5/4। और अब इसे हम बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि Fx इज इक्वल टू 0 एंड Fy इज इक्वल टू 0, सभी को हमको नेट फोर्स 0 करना होगा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसे हम लोग 0 करना होगा। एफ नेट 0 का मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में फोर्स हमारा लग रहा है, टेंशन हो या कोई भी फोर्स हो, तो उसे हमें 0 करना ही होगा, तभी जाकर के न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले y को T1 cos 37 इज इक्वल टू 5g, और T2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे T1 sin 37 डिग्री, T2 इज इक्वल टू T1 sin 37। अब यहाँ पे T1 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पुट कर देंगे 50 इंटू 5/4, और sin 37 कितना है हमारा 3/5, ये हमारा 5 कैंसिल हो गया, तो 150/4 न्यूटन ये, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, तो ये हमारा टेंशन का वैल्यू। तो दोनों टेंशन हम यहाँ से फाइंड आउट। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसे सॉल्व कीजिएगा। एक ब्लॉक है, सॉरी एक ब्लॉक है √2 kg का, यहां से एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग यहां, यह एंगल आप मान लीजिए 60 डिग्री पे है और यह एंगल मान लीजिए 45 डिग्री पे, इक्विलिब्रियम में है। फिर से आपको बोला जा रहा है फाइंड टेंशन फॉर बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग के लिए निकालना है, टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस टेंशन और ये टेंशन का आपको वैल्यू निकालना है। फिर से इसके कंपोनेंट को हम ब्रेक करेंगे, ये डायरेक्शन आपका T2 cos 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका T2 सॉरी यहाँ पे जब हम एपीडी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एक टेंशन आपका T2 इस तरफ लगा, ये आपका 60 डिग्री था, तो ये क्या हो जाएगा T2 cos 60, और ये क्या हो जाएगा T2
साइन 60 और नीचे की ओर तो हमारा √2g है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आगे की ओर लेकर के आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।